हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टीजीटी और पीजीटी से संबंधित शॉर्ट ट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके टाइम की बचत होगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आज जो हम शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं वह पैराबोला अर्थात परवलय से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परवलय क्या है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं तथा चित्र। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखते चले जाएं। पहले हम समरी बताएंगे, उसके बाद में ट्रिक के द्वारा सारे क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाएंगे यदि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पैराबोला किसे कहते हैं। तो पैराबोला वह कोनिक है जिसकी उत्केंद्रता यानी कि एसेंट्रिसिटी 1 होती है। तो इसकी ई क्या होती है? 1 होती है। या दूसरी बात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके लिए पी एस बराबर होता है पी एम के, अर्थात पी को फोकस एस से मिलाने वाली रेखा पी को डायरेक्ट्रिक्स जो ये रेखा है से लंबवत दूरी के बराबर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि परवलय यानी कि पैराबोला कितने प्रकार के होते हैं। तो पैराबोला जैसे चित्र में दिखाया गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पैराबोला की। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाई स्क्वायर बराबर 4ax, दूसरा वाई स्क्वायर माइनस 4ax और तीसरा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay और चौथा है एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 4ay। तो अगर वाई स्क्वायर बराबर 4ax है तो इसका चित्र इस प्रकार से होगा, अर्थात यह x अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। जैसे कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो आप ये समझ सकते हैं यह x अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। इसका y का चिन्ह पॉजिटिव है तो यह y अक्ष की धन दिशा में खुलेगा ऊपर की तरफ, और इसमें y का चिन्ह निगेटिव है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसमें y अक्ष की ऋण दिशा में खुलेगा। जो मूल बिंदु होता है वो A है जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि जो पैराबोला का शीर्ष है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, इस वाली कंडीशन में 0 0, अर्थात चारों कंडीशन में इसके वर्टेक्स के जो निर्देशांक हैं वो 0 0 होंगे। अब देखते हैं कि इसकी फोकस की क्या कंडीशन होगी। तो अगर चित्र इस प्रकार से है तो फोकस के निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। अगर दूसरी कंडीशन है -a, 0, अगर तीसरी कंडीशन है 0a, अगर चौथी कंडीशन है 0 -a। क्यों? क्योंकि फोकस जो है वो x अक्ष की धन दिशा में है तो उसका x का मान पॉजिटिव होगा। इसमें x अक्ष से ऋण दिशा की तरफ है तो x का मान नेगेटिव। इसमें x अक्ष y अक्ष के ऊपर है यानी कि धन दिशा में है इसलिए y का मान पॉजिटिव, और इसके अंदर जो फोर्थ कंडीशन है इसमें y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है यानी कि निगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए -a आएगा, यानी कि y की वैल्यू जाएगी -a आएगी। नेक्स्ट बात चलती है कि डायरेक्ट्रिक्स यानी कि वह फिक्स लाइन जिस पर लंब डाला गया है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे कहते हैं फोकस और जो फिक्स लाइन होती है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स इधर है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स नीचे है, इसमें डायरेक्ट्रिक्स ये है। याद रखना डायरेक्ट्रिक्स जो है हमेशा जो परवलय के पीछे होगी और ए को मिलाने वाली बिंदु ए यानी कि वर्टेक्स से होकर जाने वाली और अक्ष पर जो लंबवत रेखा होती है ये होती है परवलय पर टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। तो हम ये कह सकते हैं इसमें ये स्पर्श रेखा है, इसमें ये स्पर्श रेखा है, इसमें ये वाली यानी कि x अक्ष स्पर्श रेखा है, इसमें x अक्ष स्पर्श रेखा है। तो पहली 2 कंडीशन में y अक्ष स्पर्श रेखा है और बाद की 2 कंडीशन में x अक्ष स्पर्श रेखा है, और x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो पहली 2 कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं कि वर्टेक्स पर जो स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट की जो समीकरण है वो है x बराबर 0। इसी प्रकार से इधर हो जाएगी y बराबर 0। अब देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। क्योंकि a जो है मूल बिंदु है यानी ओरिजिन है और ये इससे ऋणात्मक दिशा में है, z जो है यहाँ पर कटान बिंदु इसका, तो x की वैल्यू हो जाएगी -a।
इसमें हो जाएगी x की वैल्यू a, अर्थात डायरेक्ट्रिक्स की समीकरण पहली कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू माइनस ए, दूसरी कंडीशन के लिए x इज इक्वल टू ए, तीसरी कंडीशन के लिए y इज इक्वल टू माइनस ए और चौथी कंडीशन के लिए हो जाएगी y इज इक्वल टू ए। अब बात करते हैं कि पैराबोला की अक्ष क्या होती है। तो वर्टेक्स तथा फोकस को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहलाती है अक्ष। तो पहली कंडीशन में x अक्ष है, दूसरी कंडीशन में भी x अक्ष है, लेकिन तीसरी और चौथी कंडीशन में y अक्ष है। और जैसे कि हम जानते हैं x अक्ष की समीकरण होती है y बराबर 0। तो पहले ही दो जो डायग्राम है ये, इनके अंदर अक्ष की समीकरण हो जाएगी y बराबर 0 और बाद के दो डायग्राम के अंदर अक्ष की समीकरण हो जाएगी x बराबर 0। अब हम देखते हैं नाभिलंब यानी कि लेटस रेक्टम। ये क्या होता है? ऐसे होकर जाने वाली और अक्ष पर लंबवत जो रेखा होती है ऐसे, यहां पर भी इस प्रकार से, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। चाहो तो इसे हम एल डैश का नाम भी दे सकते हैं। क्या विशेषता है इसकी? ऐसे होकर जाती है और अक्ष पर लंबवत होती है। तो इसकी जो लंबाई होती है चारों कंडीशन में 4a के बराबर होगी। यानी कि पैराबोला किसी भी रूप में हो, उसकी जो लेटस रेक्टम की लंबाई होगी वो 4a के बराबर होगी। अब देखते हैं फोकल डिस्टेंस किसे कहते हैं। P को S से मिलाने वाली रेखा को फोकल डिस्टेंस कहते हैं। अब चूंकि जैसा कि यहाँ परिभाषा के अनुसार है कि PS का मान जो है PM के बराबर है, इसलिए पहली कंडीशन के अंदर फोकल डिस्टेंस यानी कि PS यानी कि PM का मान x प्लस a के बराबर होगा। इसके अंदर दूसरी कंडीशन में x माइनस a के बराबर होगा, तीसरी कंडीशन में y प्लस a के बराबर होगा और चौथी कंडीशन के अंदर y माइनस a के बराबर होगा। अब देखते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की। पैरामेट्रिक इक्वेशन वे इक्वेशन होती हैं जो उस परवलय या कोनिक, जो भी कोनिक हो, चाहे वो वर्त भी हो सकता है, एलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, जो उसकी समीकरण को संतुष्ट करती है। पैरामेट्रिक क्यों कह रहे हैं ना? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि x और y दोनों ही t के फंक्शन हैं, अर्थात दोनों को एक क्वांटिटी में चेंज कर दिया है। तो जैसे कि हम यहां देखते हैं, अगर पहली कंडीशन है तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at। दूसरी कंडीशन में x माइनस का हो जाएगा और जो भी तीसरी कंडीशन चलेगी तो इसमें ये आपस में चेंज हो जाएंगे, ये आपस में चेंज होगी। जैसे यहाँ पर था ए टी स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा बाद में ए टी स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी ए टी स्क्वायर। यहाँ पर था y की वैल्यू 2at तो यहाँ पर हो जाएगी x की वैल्यू 2at। और फोर्थ कंडीशन में इनके केवल चिन्ह बदल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि परवलय पर स्थित यानी कि पैराबोला पर स्थित किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा की क्या इक्वेशन होती है, क्या समीकरण होती है। तो यदि पॉइंट x1 y1 है तो पैराबोला, हम पैराबोला इसे मानते हैं, सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म जो दे रखी है। अब ज़्यादातर हम बात इसी करेंगे, इन तीनों को अलग हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। तो पहले जो पैराबोला इसी की बात कर रहे हैं हम, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी y1 इज इक्वल टू 2a ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1। ये तरीका पहले भी आपको बताया जा चुका है कि y स्क्वायर के स्थान पर रख दो y1 और 2x के स्थान पर रख दो x प्लस x1, तो निकल कर आ जाती है किसी भी कोनिक की टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये 8 पॉइंट जो है ये इस पैराबोला के पॉइंट x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन है। अब यदि पैराबोला जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में हो तो y की इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी 1/t प्लस at। और यदि m की फॉर्म में हो यानी कि परवंता m की फॉर्म में हो तब हो जाएगी y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। और यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि t और m में क्या रिलेशन है। तो याद रखना यहाँ पर m इज इक्वल टू है 1/t। क्या बताया मैंने आपको कि m की वैल्यू जो है 1/t के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन आपस में निकाली जा सकती हैं। अगर m का मान मालूम है तो t का निकाल सकते हैं, और t का अगर मालूम है तो m का मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात चलती है कि बिंदु x1 y1 पर नॉर्मल यानी कि अभिलंब की समीकरण क्या होती है पैराबोला में। तो पैराबोला पहला ही है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1/2a ब्रैकेट के अंदर है x माइनस x1।
ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन। और याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये भी कि कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, तो 3 नॉर्मल अधिकतम खींचे जा सकते हैं। क्यों, इसका भी आपको रीजन अभी मालूम हो जाएगा। जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है नॉर्मल की वो होती है y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस a t की पावर 3। तो एक तो यहाँ से ही दिखाई दे रहा है, यहाँ t की पावर 3 है, अर्थात t के 3 मान हैं, अर्थात 3 नॉर्मल खींचे जा सकते हैं। और यहाँ पर यह नियम लागू होता है कि माइनस टी के स्थान पर m रख दो। जो टेंजेंट की हम बात कर रहे थे वहाँ पर रखा गया था 1/t के स्थान पर m रखा गया था, लेकिन जब नॉर्मल की हम बात करेंगे तो माइनस टी के स्थान पर m रख दिया जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस टी के स्थान पर m रख दो, या यूँ कहो t के स्थान पर माइनस m रखने पर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mx माइनस 2am माइनस am की पावर 3। तो यहाँ m या t के 3 मान हैं, इसलिए परवलय पर यानी कि पैराबोला पर 3 अभिलंब खींचे जा सकते हैं किसी बिंदु से। नेक्स्ट बात है कि ये 3 जो नॉर्मल आए हैं अभी, अगर 2 नॉर्मल इनमें से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, जो 3 नॉर्मल खींचे गए हैं उनमें से 2 नॉर्मल कैसे हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। अर्थात यदि 3 नॉर्मल हैं उनकी प्रवणताएं m1, m2 और m3 हों, तो हम ये मान सकते हैं कि m1 गुना m2 बराबर -1, क्योंकि अगर 2 रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी प्रवणताओं को गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि m1 गुना m2 का मान -1 के बराबर है। तो अगर 2 नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब वे जो नॉर्मल हैं उनको प्रतिच्छेद करने वाला जो पॉइंट है, नॉर्मलों को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट का लोकस यानी कि बिंदुपथ की समीकरण क्या होगी, तो उसकी समीकरण होती है y² इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3a। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि यदि 2 नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, तो उन नॉर्मलों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बिंदुपथ का समीकरण क्या होगा। तो क्या होता है बिंदुपथ का समीकरण, y² इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3a। याद रखने वाली बात है ये। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर 2 नॉर्मल एक दूसरे के समांतर हैं, जो परवलय पर 3 नॉर्मल खींचे गए हैं, उनमें से 2 नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल हैं, अर्थात एक की प्रवणता दूसरी की प्रवणता के बराबर है, अर्थात m1 बराबर m2। इस कंडीशन में क्या था, m1 इंटू m2 बराबर -1। ये कंडीशन क्या है, m1 इज इक्वल टू m2। इस कंडीशन में जो नॉर्मलों को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाला बिंदु है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसका बिंदुपथ यानी कि लोकस क्या होगा, तो उसके लोकस की इक्वेशन होगी 27a y² इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2a की पावर 3। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है, ये पॉइंट भी याद रखने वाला, डायरेक्ट इनको याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो पैराबोला है उसके डायमीटर का क्या अर्थ होता है। आपने जैसा सोचा होगा कि अगर हम सर्किल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो डायमीटर क्या अर्थ होता है, तो आप कहोगे, क्या कहोगे डायमीटर के बारे में, जो भी आप सोचते होगे। लेकिन एक नई बात बता दूं आपको कि डायमीटर का अर्थ होता है कि जितनी भी कोण यानी कि जीवाएं खींची गई हैं, सबके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम डायमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि, लेकिन शर्त यह है कि वे कोण जो है एक दूसरे के समांतर हों। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि पैराबोला पर बहुत सारी समांतर जीवाएं यानी कि कोण खींची गई हैं, और उन जीवाओं का जो मध्य बिंदु होता है उसको मिलाने वाली रेखा, उसको मिलाने वाली रेखा की समीकरण y इज इक्वल टू 2a/m होती है, या यूँ कहो कि उसका बिंदुपथ जो है 2a/m होता है। और याद रखने वाली बात यहाँ पर भी है कि यह जो रेखा है यह x अक्ष के समांतर होगी। कौन सी कंडीशन में, पहली कंडीशन में, इसी की बात चल रही है अब। तो ये जो इनको मिलाने वाली, इनके मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखा है, ये x अक्ष के समांतर होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर यहाँ पर तो क्या था कि पैराबोला पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दो, लेकिन वे सारी जो जीवाएं हैं यानी कि कोण जो है वो एक दूसरे के समांतर हों, और उनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली एक सरल रेखा बनती है, और वह सरल रेखा x अक्ष के समांतर होती है।
यहाँ पर ये कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, यहाँ पर ये 13 वाला केस है। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि अगर वर्टेक्स ए से जीवाएँ खींची जाएँ, वर्टेक्स ए से बहुत सारी कोड खींच दी जाएँ और उन कोड का जो मिडिल पॉइंट है उनको मिलाया जाए, उन कोड का मिडिल पॉइंट है उनको मिलाया जाए। यहाँ पर भी मिडिल पॉइंट को मिलाया गया था, तो यहाँ पर एक सीधी रेखा प्राप्त हुई थी, लेकिन जैसे यहाँ पर मिलाते हैं मिडिल पॉइंट को तो यहाँ पर एक दूसरा परवलय प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ चित्र में मैंने दिखाया भी है, एक दूसरा परवलय प्राप्त होता है और उसकी इक्वेशन होती है y² = 2ax। यहाँ पर क्या था, y² = 4ax था, बस इसके जो 4a था इसका हाफ कर दिया गया तो हो जाएगा 2ax। जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन है y² = 4x, तो वर्टेक्स से खींचे गए सभी जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले, जो मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो एक नया वक्र बनता है उसकी समीकरण क्या होगी, तो समीकरण क्या हो जाएगी उसकी 2x, ये उसमें होगा ही नहीं तो क्या हो जाएगी 2x। तो इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करके दिखाए जाएंगे और उनकी ट्रिक भी बताई जाएगी, तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते चले जाएं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि एग्जाम में पैराबोला से कई क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो आइए शुरू करते हैं कि इससे संबंधित और क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है और उसमें पूछा गया है कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स ज्ञात करो, अक्ष ज्ञात करो, शीर्ष ज्ञात करो, लेटस रेक्टम ज्ञात करो या इसकी फोकस ज्ञात करो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई सी एक बात पूछ ली जाती है और पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। तो पहले टाइप की क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम जिसमें पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। तो हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर करके दिखा रहे हैं जिसमें हम वर्टेक्स भी निकालना सिखाएंगे और अक्ष भी निकालना सिखाएंगे, फोकस निकालना सिखाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स निकालना सिखाएंगे और लेटस रेक्टम निकालना सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी। तो सबसे पहले इसमें क्या काम करेंगे, जिसका स्क्वायर हो रहा है उसके लिए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। जैसे y का स्क्वायर यहाँ पर हो रहा है तो y के रूप में इसे हम y के पद सारे एक तरफ ले जाओ पहले, तो y² - 8y = x - 19। अब इसे y के रूप में पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाते हैं, y² - 2 × 4 × y। अब 2 और y के बीच में जो है इसका स्क्वायर कर दो और इतना ही स्क्वायर करके दूसरी तरफ भी जोड़ दो। तो क्या मिला हमें, y - 4 का स्क्वायर = x - 3। ये हमारी इक्वेशन इस प्रकार से होगी y² = 4ax और यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो है x - 3 और y की वैल्यू जो है वो है y - 4 और a या 4a यहाँ पर है 1। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये जो दिया हुआ पैराबोला है इसके वर्टेक्स किस प्रकार से ज्ञात किए जाएं, अर्थात शीर्ष इसका किस प्रकार से ज्ञात किया जाए। तो सबसे पहले निकालना सीखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स जैसे कि आप जानते हैं कि ये इक्वेशन होगी y² = 4ax। तो कौन सी कंडीशन बन गई है, ये पहली कंडीशन बन गई, ये वाली कंडीशन होगी पहले वाली। तो ये x एक्सिस है, ये a है, वर्टेक्स ये है और इस कंडीशन में ये y एक्स होती है और a के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि वर्टेक्स के लिए कैपिटल X का मान 0, कैपिटल Y का मान 0। अब कैपिटल X का मान कितना है वास्तव में, x - 3 = 0 और y का मान कितना है, y - 4 = 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। या यूँ कहें कि वर्टेक्स a के कोऑर्डिनेट आ गए 3, 4। तो एग्जाम में एक टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा आ जाता है। अब दूसरी बात देखते हैं कि इस पैराबोला की निकालते हैं अक्ष। तो दूसरी कंडीशन में क्या निकालते हैं, अक्ष की इक्वेशन निकालते हैं। अब इस चित्र के अकॉर्डिंग इसकी जो अक्ष है वो x अक्ष है और x अक्ष की
जो इक्वेशन होती है y बराबर 0 होती है, तो कैपिटल Y का मान किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 4 है, इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिया हुआ जो पैराबोला है उसकी अक्ष की समीकरण आ गई y बराबर 4। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है। तीसरा पॉइंट चलता है, हमें निकालना है इसका फोकस। इस चित्र के अनुसार इसका फोकस यहां पर होगा s और उसके निर्देशांक हो जाएंगे a, 0। अब a, 0 का क्या अर्थ है, a, 0 का यह अर्थ है कि कैपिटल X का मान तो a है और कैपिटल Y का मान 0 है। तो कैपिटल X का मान a, कैपिटल Y का मान 0। अब ये वैल्यू पुट कर दो, तो कैपिटल X की वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/4, y की वैल्यू है y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखते हैं कि x का मान आ जाएगा 13/4 और y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो दिया हुआ पैराबोला है उसका s जो आ गया है 13/4, 4 आ गया, यानी कि उसके फोकस की जो कोऑर्डिनेट आ गए हैं 13/4, 4 आ गए। अब हम देखते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, यहां से ये -a के डिस्टेंस पर है। तो डायरेक्ट्रिक्स की हम अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 में, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल Y इज इक्वल टू -a और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, y माइनस 4 है। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/4, तो यहां पर रख देंगे 1/4। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4, तो यह आ जाएगा आपका 11/4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो यह आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। और लास्ट बात देखते हैं अब इसकी हम, कि अगर पूछा जाए कि इसकी लेटस रेक्टम क्या होगी, लेटस रेक्टम, तो याद रखना प्रत्येक कंडीशन के लिए लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a और 4a की वैल्यू यहां पर है 1, तो इसकी लेटस रेक्टम 1 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको सारे केस हमने सोल्व करके दिखा दिए और एग्जाम में 10 12 क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे गए हैं अभी तक, कि जिसमें या तो पूछा गया वर्टेक्स, या पूछा गया एक्स की इक्वेशन, या एक्स के अक्ष की इक्वेशन, या फोकस के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, या डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी गई है, या लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब की लंबाई पूछी गई है। आइए और देखते हैं क्वेश्चन इसी प्रकार के कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, जो कि पीजीटी 2009 में आया था। इक्वेशन दी है y² + 4x + 2y - 8 इज इक्वल टू 0। कहा है इस पैराबोला की लेटस रेक्टम यानी कि लांभिलंब की लंबाई तथा अक्ष की इक्वेशन फाइंड कीजिए। तो इसमें एक बात पूछी थी, अक्ष की इक्वेशन या नाभिलंब, कोई सी एक बात पूछी जा सकती है एग्जाम में। मैं दोनों निकाल कर दिखा रहा हूँ आपको। तो आइए शुरू करते हैं। स्क्वायर किस पे है, y पे, तो y के टर्म एक तरफ करते हैं पहले। तो y² + 2y इज इक्वल टू -4x + 8, तो y² + 2 × 1 × y, तो 2 और y के बीच में 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4x + 8, तो 1 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दो। तो क्या मिला यहाँ पर हमें, y + 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -4x + 9, या यूँ कहे y + 1 का स्क्वायर -4 कॉमन निकाल दो, तो x - 9/4। तो इसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, y² इज इक्वल टू -4a और कैपिटल X। ये इक्वेशन इस रूप में आ गई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर y क्या है। तो y क्या है, यहाँ पर y + 1 है और कैपिटल X क्या है, x - 9/4 है।
और 4a की वैल्यू 4 है, या यूँ कहें कि a की वैल्यू है 1। और अब ये देखिए ये पैराबोला किस तरफ खुलेगा, x माइनस का है तो ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में खुलेगा पैराबोला इस प्रकार से। तो ये इसका हो जाएगा a। तो दो बात पूछी है इसमें, एक तो पूछी है नाभिलंब की लंबाई, तो एग्जाम में क्या पूछा था, लेटस रेक्टम, तो कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट जो है 4a के बराबर, तो 4a की वैल्यू 1 4। तो अगर लेटस रेक्टम पूछा जाए तो 4 आ जाएगा। और अगर अक्ष की इक्वेशन पूछी जाए तो क्या पूछी जाए, अक्ष की इक्वेशन, तो क्या काम करेंगे आप, ये x अक्ष है और x अक्ष की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो क्या रखी जाएगी, y इज इक्वल टू 0। तो कैपिटल Y का मान 0 के बराबर रख दिया, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है, स्मॉल y प्लस 1 है, इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू आ गई -1। तीसरी बात, अगर वो पूछता इसमें फोकस यानी कि नाभि पूछता अगर, तो इसका s किधर होगा, इधर होगा, और x के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -a, 0 हो जाएंगे। तो इसमें s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, 0। कहने का अर्थ ये हो गया कि कैपिटल x के स्थान पर -a और कैपिटल Y के स्थान पर 0 रखेंगे। तो कैपिटल x की वैल्यू है x माइनस 9/4 इज इक्वल टू -a की वैल्यू है 1, और y का मान है y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/4, और y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी -1। तो इस प्रकार से इसे हम सोल्व कर सकते हैं। एग्जाम में एक बात पूछी गई थी, मैंने आपको तीनों निकाल के दिखा दिए। तो इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन में वर्टेक्स पूछा है जिसका आंसर -1 2 है। दूसरा क्वेश्चन 2000 PGT 2000 में आया था, इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी गई थी, तो आंसर आ जाएगा इसका x इज इक्वल टू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी PGT 2000 में आया था, इसमें ये पूछा था इसमें कि ये जो पैराबोला है इस पॉइंट से होकर जाता है, तो इसकी लेटस रेक्टम फाइंड कीजिए। तो याद रखो इस कंडीशन में यहाँ पर ये x है, ये y है, तो यानी कि x के स्थान पर रख दो 3 और y के स्थान पर रख दो 2, तो 4 हो जाएगा यहाँ, तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। ओरली ऐसे हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि PGT 2013 में आया था, ये इक्वेशन दी है, फोकस पूछा है इसमें, यानी s पूछा, तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे उसी प्रकार से। तो s की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2,2। ऐसे ही ये क्वेश्चन है 2011 में आया था, PGT 2011 में, यहाँ वर्टेक्स पूछा था, a की वैल्यू पूछी थी, तो आप सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4,9/2। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं करके देखना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ये पूरा जो मेथड आपको बताया गया है ये समझ में भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि TGT 2011 में आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, y² - kx + 8 इज इक्वल टू 0, और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x - 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो पैराबोला की इक्वेशन है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो y² इज इक्वल टू kx - 8, तो y² इज इक्वल टू k कॉमन निकाल दो, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 रहना चाहिए, तो x - 8/k। अब इसकी कंपेयर करो, कैपिटल y² इज इक्वल टू 4a कैपिटल x, तो क्या देखते हैं हम, कैपिटल y के स्थान पर है स्मॉल y, कैपिटल x के स्थान पर है x - 8/k, और 4a के स्थान पर है k। तो ये इक्वेशन किस प्रकार की है, y² इज इक्वल टू 4a, यानी कि x पॉजिटिव है, तो ये x अक्ष की पॉजिटिव दिशा में खुलेगा पैराबोला इस प्रकार से। ये इसका a हो गया और ये होगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये होगी s इसकी। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल X इज इक्वल टू -a,
तो इस चित्र के अकॉर्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन हो जाएगी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 8/k इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू कितनी है, k/4। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x माइनस, क्या इधर ले जाओ उसको उठा के, तो क्या मिल जाएगा 8/k माइनस k/4। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। बट क्या गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दी है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर x के स्थान पर 1 रखने पर, तो 1 इज इक्वल टू 8/k माइनस k/4। सोल्व करते हैं इसको जरा, एलसीएम लेंगे पहले इसका, 32 माइनस k²/4k। तो इस प्रकार से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 4k इज इक्वल टू 32 माइनस k² या k² प्लस 4k माइनस 32। अब इसे सोल्व करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 4 और माइनस का 8। अब ऑप्शन में क्या दिया है कि -8 दिया है, कहीं नहीं दिया, केवल 4 दिया है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अब दूसरा टाइप देखिए जरा, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है और अब से पहले भी आया है, और मोस्टली लोग इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर उसने ये कहा है कि एक पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से टेंजेंट ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो बात है, या तो लिखा है पॉइंट से ज्ञात कीजिए या पॉइंट पर, यानी एक पॉइंट दे रखा है और टेंजेंट निकालनी है, सीधी सी बात यह है। तो पहले ये देखते हैं कि वो पॉइंट है कहाँ, इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ है। तो पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, उसके बाद टेंजेंट निकालेंगे हम। तो सबसे पहले जो पैराबोला की इक्वेशन है उसे हमने S1 के फॉर्म में लिख ली, यानी y² बराबर 4ax थी। उसमें y के स्थान पर y1, यानी कि वो पॉइंट जो x1 y1 दिया हुआ है पॉइंट, उस पॉइंट की वैल्यू रखेंगे और देखते हैं y² माइनस 4ax1 के मान निकाल कर देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है या 0 के बराबर है। अगर ये पॉजिटिव है तो वह पॉइंट जो है वो आउटसाइड है पैराबोला के बाहर है। वो इस प्रकार से कंडीशन है, जैसा मान लो ये पैराबोला है, अब पॉइंट यहां पर है, तो यहां से दो टेंजेंट खींची जा सकती है। तो इसलिए हमने लिखा है कि अगर ये पॉजिटिव आता है y² माइनस 4ax, यानी कि y1 और x1 रखने के बाद अगर ये पॉजिटिव आता है तो इस पॉइंट P से इस पैराबोला पर दो टेंजेंट खींची जा सकती हैं, और ये पॉइंट इस पैराबोला के अंदर नहीं होगा बल्कि आउटसाइड में होगा। और इस कंडीशन में जो उसकी टेंजेंट होंगी वो इस फॉर्म में होंगी, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। अब दूसरी बात देखते हैं जरा, अगर ये निगेटिव आ जाए, यानी कि अगर निगेटिव आ जाता है तो ये पॉइंट P यहां पर नहीं है, ये पॉइंट P इस पैराबोला के अंदर है कहीं भी, और इस पैराबोला के अंदर अगर ये पॉइंट है तो इस पर कभी भी कोई टेंजेंट हम नहीं खींच सकते हैं। तो इस कंडीशन के अंदर उस पैराबोला पर उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है अगर वो पॉइंट पैराबोला के इनसाइड है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, कई बार आया हुआ है, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी आपको, उसमें आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि वो पॉइंट हम चेक करके देखते हैं कि वो पॉइंट अगर पैराबोला के अंदर है तो उस पॉइंट से उस पैराबोला पर कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, अगर ये y² माइनस 4ax, जिसमें y1 और x1 रखा हुआ है, ये 0 के बराबर आ गया, इसका अर्थ ये हो गया कि ये जो पॉइंट है ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अर्थात ये पॉइंट P जो है पैराबोला के ऊपर है। तो इस पॉइंट से केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है।
तो हम ये पॉइंट चेक करके देखते हैं कि वो पॉइंट की कंडीशन कहाँ पर है, और उसके बाद हम निर्धारित करते हैं कि टेंजेंट एक खींच जा सकती है, दो खींच जा सकती है, या कोई टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। तो आइए देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए हैं या आने की संभावना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2009 में आया था आपके सामने है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 2, 1। तो क्या कहा क्वेश्चन में कि इस पैराबोला पर इस पॉइंट से टेंजेंट खींचिए, और ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। अब ज़्यादातर जो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं इसमें, वो गलती ये करते हैं कि जैसा कि आपको बताया गया था कि टेंजेंट की इक्वेशन होती है y1, यहाँ पर 2 बाहर निकाल देंगे तो x प्लस x1, और यहाँ पर पॉइंट का मान रख देंगे वो y1 की वैल्यू कितनी है 1, 2 x1 की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस 2 इस प्रकार से, और इसमें आंसर ही दिखाई नहीं देता। ये गलत है जबकि, क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ये जो फॉर्मूला है केवल तभी लगता है जब वो पॉइंट P उस पैराबोला पर हो, तभी ये टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अगर वो पॉइंट P पैराबोला पर नहीं है तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन ये नहीं होगी। फिर कैसा करेंगे इसको? सबसे पहले इसमें S निकालते हैं। क्या निकालते हैं सबसे पहले? S, यानी कि S1 चेक करते हैं पहले इसको। तो क्या लिखा जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस 4x1 इज इक्वल टू, y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ से चेक करो, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 माइनस 8 माइनस 7, तो क्या आ गया? लेस देन 0 आ गया, तो नो टेंजेंट। ये जो पॉइंट है ये इनसाइड है पैराबोला के, तो अगर पैराबोला के अंदर है तो उस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर डी सही है। इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं है, डी उसका आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2011 में आया था। क्वेश्चन पूछा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ड्रोन फ्रॉम ए पॉइंट 4, 10 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x r, और नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो क्या पूछा उसने कि इस पॉइंट से जो टेंजेंट खींची गई है उसके स्लोप हमें फाइंड करने हैं, यानी कि m1 m2 हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, s निकाल कर देखते हैं इसका कि ये पॉइंट कहाँ है। इस पॉइंट की कंडीशन देखते हैं पहले। तो y1 स्क्वायर माइनस 9x1, तो y1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का कर देंगे स्क्वायर माइनस 9, x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये तो हो गया 100, और ये हो जाएगा आपका 36, तो आ गया आपका 64, यानी कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये हो गया 2 टेंजेंट खींची जा सकती है, यानी कि ये पॉइंट जो है आउटसाइड है। और इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मानेंगे हम, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m माना जाएगा। और यहां पर क्या पुट करेंगे हम, यहां पर पुट कर देंगे हम y के स्थान पे y1, x के स्थान पर x1, और a यहां से निकलेगा। तो a कितना निकलेगा यहां से, a की वैल्यू आ जाएगी यहां से 9/4, जब कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप सोच रहे हो कि ये पॉइंट क्यों रखी है इस पर, क्योंकि ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट से होकर जा रही है। चलो वैल्यू पुट करो, तो y यानी कि y1 10, m x यानी कि x1 4 प्लस a 9/4, और m तो m है। चलिए सरल करते हैं इसको, तो हम m से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ, तो 10m इज इक्वल टू 4m स्क्वायर प्लस 9/4। अब हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 40m इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9, तो कहने का अर्थ ये हो गया 16m स्क्वायर माइनस
40m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सरल करेंगे इसे तो m की वैल्यू आएगी 1/4 और 9/4। तो देखो ऑप्शन कौन सा सही आ गया, 1/4 और 9/4। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि पीजीटी 2004 में आया था। एक पैराबोलिक इक्वेशन दी है, एक पॉइंट दिया है, उसने कहा है कि इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट खींची गई हैं जिनके स्लोप जो है m1 और m2 है। तो हमें 1/m1 प्लस 1/m2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला हमारा मकसद होना चाहिए कि m1 और m2 कैसे निकाला। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में m के 2 मान आए थे, तो उनमें से एक मान m1 था और दूसरा मान m2 था। इसमें यहाँ पर रख लेंगे m1 का मान और इसमें यहाँ पर रख देंगे m2 का मान और इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे स्वयं करके देखना और इसका आंसर जो आ जाएगा 1/m1 प्लस 1/m2, यह आ जाएगा आंसर 3। और m1 का जो मान निकल कर आएगा वही मैं आपको बता देता हूँ, 1 आ जाएगा और m2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.2। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा है इसमें इस वाले पॉइंट पर इस पर जो पैराबोला दिया है y² = 4x, इस पर जो है दो टेंजेंट खींची गई हैं जिनके बीच का कोण अल्फा है। तो tan अल्फा की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले आप निकाल लेंगे S1, तो देखेंगे वो ग्रेटर देन 0 आएगा, अर्थात दो टेंजेंट खींचे जाएंगे। फिर आप y = mx, यानी कि इसमें y = mx प्लस a/m में m की वैल्यू x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू, a यहाँ पर 1 है, और m के रूप में एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। सोल्व करेंगे उसे तो m के 2 मान आएंगे, एक आएगा 1 और दूसरा आ जाएगा -1/2। एक हो जाएगा इसमें से m1 और दूसरा हो जाएगा इसमें से m2। अब दोनों टेंजेंटों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, तो tan अल्फा = m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, ये वैल्यू रखेंगे 1 माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2/1 प्लस 1 इंटू 1/2। तो यह आ जाएगा आपका, ऊपर तो आ जाएगा 3/2, नीचे कितना आ जाएगा, ये माइनस की है तो आ जाएगा 1/2 यानी कि 3। तो इस प्रकार से tan अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2009 में आया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है, द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू ए पैराबोला y² = 8x इज y = x plus 2। द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। तो क्या लिखा है कि उस पॉइंट को बताना है जिससे टेंजेंट खींची गई है और दूसरी टेंजेंट जो है इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। तो एक तो बात यहाँ पर ये समझ में आ जानी चाहिए कि एक टेंजेंट की इक्वेशन दी है तो y = mx प्लस c होता है, तो m इसका 1 हो गया, तो यहाँ से m1 का मान तो आ गया 1। दूसरी टेंजेंट कह रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो दूसरी टेंजेंट मानी जाएगी -1। एक बात तो ये, तो इस प्रकार से जो एक इक्वेशन क्या बन गई, y = x plus 2 बन जाएगी, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जो हमारी इक्वेशन होती है y = mx प्लस a/m होती है। यहाँ पर जो है हम इसमें m की वैल्यू 1 रख देंगे पहले, तो m की वैल्यू 1 रख देंगे और a की वैल्यू यहाँ से देखो जरा, a की वैल्यू यहाँ से आ रही 2। तो अगर इसमें रख के देखें हम m की वैल्यू 1 रख देंगे 1 और a की वैल्यू 2 रख देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 2, m की वैल्यू 1 हो जाएगी और a की वैल्यू 2, तो x प्लस 2 यानी ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसी प्रकार से, तो m की वैल्यू -1 यानी कि m का स्थान रख देंगे हम -1 रख देंगे इसी इक्वेशन में, तो x -2 बन जाएगी दूसरी इक्वेशन। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे यानी कि एक का मान दूसरे में रखेंगे, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी वो -2,0 प्राप्त हो जाएगी। यानी कि एक का मान दूसरे में रखने के बाद में इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में x और y के मान जो निकल कर आएंगे -2 और 0 आएंगे, और यही इसका आंसर होगा। यानी कि x और y1 आ जाएंगे -2,0। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि टीजीटी 2013 में आया था। इफ y + b = m1 ब्रैकेट के अंदर x +
ए एंड दूसरी इक्वेशन दे रखी है और द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट टू द पैराबोला। देन तो ये दो टेंजेंट की इक्वेशन दी है, एक पैराबोला की समीकरण दे रखी है। तो उसने पूछा m1 और m2 में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बात समझिए कि अगर ये पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इस पर टेंजेंट की इक्वेशन हम लिखते हैं इस प्रकार से y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m। यहाँ पर एक समझने की बात है, अगर कोई इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू mx प्लस c और ये कहा कि ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट है, तो c का मान क्या होगा। तो यहाँ से कंपेयर करके देखो तो c का मान हो जाएगा a अपॉन m। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो अगर कोई इक्वेशन दी गई है और कहा है कि इस पर जो है ये टेंजेंट है, तो c का मान ज्ञात कीजिए, तो c का मान निकलेगा a अपॉन m से। m ये वाला है और a यहाँ से निकलेगा, तो ये c का मान निकल जाएगा। अब जो इसमें इक्वेशन दी है वो देखिए जरा। जो पहली इक्वेशन दी है y इज इक्वल टू m1x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करो उसकी m1a माइनस b, ये तो पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है y इज इक्वल टू m2x प्लस m2a माइनस b। आपने क्या पढ़ा अभी कि c इज इक्वल टू a अपॉन m होता है। c इज इक्वल टू क्या होता है a अपॉन m। तो पहली इक्वेशन से क्या बन जाएगा c का मान, तो पहली इक्वेशन से c का मान हो जाएगा a अपॉन m। ये c तो है, ये दोनों के लिए ये c है, तो यहां से बन जाएगा a अपॉन m 1 बराबर m1a माइनस b। दूसरी इक्वेशन से बन जाएगा a अपॉन m2 इज इक्वल टू m2a माइनस b। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करना चाहिए हमें इसमें से, ये दोनों इक्वेशन को जो है इनको माइनस कर दें एक में से दूसरी को। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो जैसे इसे माइनस करेंगे तो एक कॉमन निकल जाएगा। क्या बचेगा अंदर 1 अपॉन m1 माइनस 1 अपॉन m2 इज इक्वल टू b तो कट जाएगा, केवल एक कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा m1 माइनस m2। यहाँ से a कैंसिल, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2, इधर माइनस कॉमन निकाल दो बाहर, तो क्या बच जाएगा m2 माइनस m1। ये m2 माइनस m1, ये भी m2 माइनस m1, तो क्या मिला हमें 1 अपॉन m1 m2 बराबर माइनस 1, या यूँ कहे कि m1 m2 बराबर माइनस 1। यही इसका आंसर है, अर्थात इसका आंसर जो हो गया सही वो बी हो गया। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने शुरू करते हैं। अभी इंपोर्टेंट टाइप है ये, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर मिलने की संभावना है। यदि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को टच करता है, यानी कि इसकी टेंजेंट है, तो c की वैल्यू होती है a अपॉन m, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब पीजीटी 2005 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, इफ y इज इक्वल टू 2x प्लस सी टच द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 2, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो पैराबोला है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एक्स प्लस 2, या ऐसे मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि y की वैल्यू तो है स्मॉल y और कैपिटल x की वैल्यू है x प्लस 2 और a की वैल्यू यहाँ पर है 2। अब अगर ये इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन अगर ये है, तो इसकी टेंजेंट क्या होती है इस इक्वेशन की, इस पैराबोला पर टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन होती है कैपिटल Y इज इक्वल टू m कैपिटल X प्लस a अपॉन m, ये होती है इक्वेशन। अब इसमें क्या काम करते हैं हम, इसे थोड़ा चेंज करते हैं। कैपिटल Y की वैल्यू क्या है, स्मॉल y है, m, x की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 है, प्लस a की वैल्यू रख दो 2 अपॉन m इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2m प्लस 2 अपॉन m।
अब हम इससे इसकी कंपेयर करके देखते हैं। क्या दिया है इसने, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि यहां से m की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इससे हम कंपेयर करेंगे इससे। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 2, तो इसमें m की वैल्यू क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, या ऐसा कर लो m की वैल्यू तो 2 आ गया, c का मान कितना आ गया, c का मान आ गया 2m प्लस 2/m। ये c का मान है इतना और ये m है, तो c कितना आ जाएगा इसका 2m प्लस 2/m आ जाएगा। अब यहाँ पर m का मान रख दो केवल बस, तो c बराबर 2 × 2 प्लस 2/2, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो c का मान इसमें 5 आ गया। यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p विद टच द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × x प्लस a। तो यहाँ पर p और a में एक रिलेशन हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इसमें सही है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि अगर पैराबोला इस फॉर्म में दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x प्लस a, तो इस पर जो टेंजेंट हम मान लेते हैं अगर y बराबर mx प्लस c, अगर इस पैराबोला पर ये टेंजेंट मान लेते हैं तो यहाँ पर c का जो फॉर्मूला होता है ये होता है m a प्लस a/m। ये बात आप याद रखो, ये जैसे मैंने पहले निकाला है इससे पहले क्वेश्चन में, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर गए तब आप c का मान ऐसे निकाल सकते हैं। अब जो इक्वेशन दी है टेंजेंट की वो ये दी है इक्वेशन, तो इसे हम इस फॉर्म में लेके लिखते हैं पहले y साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस x कोस अल्फा प्लस p। अब इसे हम क्या काम कर देंगे, साइन अल्फा से भाग कर देंगे, तो y बराबर माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा x प्लस p अपॉन साइन अल्फा। अब यहां से हम c का और m का मान निकाल सकते हैं, तो c का मान तो यहां से हो जाएगा p अपॉन साइन अल्फा और m का मान यहां से निकल कर आ जाएगा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। ये c और m के मान इसमें रख देंगे ऊपर, तो c का मान कितना रख देंगे p अपॉन साइन अल्फा बराबर m की जगह क्या रख देंगे माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा a प्लस a और m की जगह से उल्टा कर रख दो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब क्या काम करें इसमें हम कि यहाँ से माइनस a बाहर निकाल दो तो अंदर आ जाएगा कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा, ऊपर तो 1 हो गया तो माइनस a 1 अपॉन साइन अल्फा कोस अल्फा। इधर से क्या चला रहा था 1 अपॉन p, तो 1 p अपॉन साइन अल्फा, तो साइन अल्फा कट जाएगा, इस कोस को इधर ले आएंगे तो p कोस अल्फा बराबर माइनस का a, या यूँ कहें कि p कोस अल्फा प्लस a बराबर 0। तो ये इसका आंसर आ गया p कोस अल्फा प्लस a बराबर 0, ए आंसर आ गया इसका। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही, लेकिन ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका शेष भाग जो दूसरी वीडियो है उसमें भेजा जाएगा, तो आप दूसरी वीडियो भी जरूर देखें ताकि आपको पैराबोला का कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में ना छोड़ पाएँ। तो इस वीडियो में तो केवल इतना ही है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।